नमस्कार दर्शकों, एशिया नेट न्यूज हिंदी के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। देश के 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। राजनीतिक पार्टियों में गहमागहमी शुरू हो चुकी है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और केंद्र शासित पुडुचेरी में 27 मार्च से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसके नतीजे 2 मई को आएंगे। आखिर चुनाव आयोग इस तरह की ये जो पूरी प्रोसेस होती है चुनाव करवाने की, ये कैसे होती है, इसी प्रोसेस को हम समझेंगे। हमारे साथ बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एशिया नेट न्यूज हिंदी में। धन्यवाद। नमस्कार श्रीकांत। सर, सबसे पहले तो मैं यही समझूंगा आपसे कि ये जो 5 राज्यों में चुनाव हैं, तो इलेक्शन कमीशन इसकी तैयारी कैसे करता है सर? इसकी प्रोसेस क्या है? कितना बड़ा चैलेंज होता है इसके लिए? एक्चुअली जब भी कोई इस तरह के चुनाव आते हैं, जनरल इलेक्शन, उसके लिए इलेक्शन कमीशन 1 साल पहले से तैयारी शुरू कर देता है। जी। सबसे पहला फोकस होता है पोलिंग स्टेशंस और इलेक्टोरल रोल। इलेक्टोरल रोल जो है वो सही तरह से बने, डुप्लीकेट्स उसमें ना हो, फर्जी वोटर्स उसमें ना हो, ताकि सही फेयर फ्री इलेक्शन हो सके। तो वहाँ से शुरुआत करके फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का फर्स्ट लेवल चेक, सेकंड लेवल चेक, वीवीपैट का फर्स्ट लेवल चेक, सेकंड लेवल चेक, फिर असेसमेंट करते हैं पूरा कि अगर कोविड के जो गाइडलाइन है उनकी वजह से हमें कितना पोलिंग स्टेशन और बढ़ाने होंगे, उस हिसाब से फिर से वो इलेक्टोरल रोल को रिवाइज करते हैं। तो चूंकि ये चुनाव इस साल हो रहे हैं, इसलिए 1 जनवरी 2021 की स्थिति में इलेक्टोरल रोल को अपडेट करना होता है। तो उस समय ही ये पोलिंग स्टेशन वगैरह रैशनलाइज कर लेते हैं। तो जैसे इस समय उनका ये है कि 1000 से ज़्यादा वोटर किसी एक पोलिंग स्टेशन पर नहीं होंगे, तो इससे पोलिंग स्टेशन की संख्या बढ़ जाती है, ईवीएम की संख्या जो ज़रूरत होती है वो बढ़ जाती है, और जो पैरामिलिट्री फोर्स लगते हैं, क्योंकि इनमें बहुत से जगह जो है हिंसा की बड़ी संभावना होती है, स्पेशली कुछ पॉकेट्स असम में हैं और वेस्ट बंगाल में। तो सर, इस दौरान फिर किस किस बातों का ध्यान रखते हैं फिर? इसमें जो जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, उनके सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं या पुलिस कमिश्नर हैं, ये सब मीटिंग करके तय करते हैं कि सेंसिटिव बूथ्स कितने होंगे, कहाँ क्रिटिकल बूथ हैं, कितनी जगह हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, पिछले इलेक्शन में कहाँ कोई घटना हुई थी वहाँ क्या करना होगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख के वो अपनी सूची भेजते हैं, और इलेक्शन कमीशन जो है वहाँ पे जो स्टेट के डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर इंचार्ज होते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल के मिस्टर सुदीप जैन हैं, तो वो उनके साथ बैठ के तैयारी करते हैं, कलेक्टरों के साथ बैठ के तैयारी की समीक्षा करते हैं, और जब वो संतुष्ट हो जाते हैं तब फिर इलेक्शन कमीशन भी संबंधित स्टेट को विजिट करता है, और एक विजिट में अगर संतुष्ट हो गए तो उसके बाद चुनाव की घोषणा हो जाती है, और फिर एक विजिट और करते हैं। लेकिन अगर संतुष्टि नहीं हुई तो इलेक्शन कमीशन फिर उनको निर्देश देता है कि आप ये तैयारियां और करिए, उसके बाद हम रिव्यू करेंगे, तब करेंगे। जी। सर, इलेक्शन कमीशन का पूरा ढांचा भी हम समझना चाहेंगे कि किस तरह से स्टाफ मैनेजमेंट होता है, कितना स्टाफ होता है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में चुनाव है, तो फिर वहां की भाषा भी याद होनी चाहिए। तो इसमें कितना बड़ा चैलेंज होता है और ये कैसे किया जाता है? ये वाकई बहुत चुनौती भरा काम है इलेक्शन कमीशन के लिए, और पूरा विश्व भी अचंभित होता है कि इतना छोटा इलेक्शन कमीशन, जिसमें सिर्फ 3 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं और लगभग 350 से 400 के बीच में एम्प्लॉयज हैं, तो वो पूरे देश का इलेक्शन जो है वो हैंडल करते हैं। हर राज्य में एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है जो राज्य शासन से डेपुटेशन पे इलेक्शन कमीशन में रहता है, और उसका ऑफिस होता है। उसके ऑफिस में जैसे मध्य प्रदेश में करीब 40 लोग हैं, वेस्ट बंगाल में 50 के लगभग होंगे, तो इस तरह का उनका स्टाफ अपना अलग होता है। और ये लोग जो है इलेक्शन कमीशन के निर्देशन में स्थानीय भाषा, स्थानीय लोगों की ज़रूरतें, स्थानीय पोलिंग पर्सनल की ज़रूरतें, स्थानीय शांति व्यवस्था की ज़रूरतें, उसके एक्सपर्ट होते हैं, और वो सलाह देते हैं, उसके अनुसार इलेक्शन कमीशन फिर फैसला करता है। जी। सर, आप जब मुख्य चुनाव आयुक्त रहे तो जनरल इलेक्शन भी हुए, तो ये इलेक्शन जो हो रहा है ये कोविड के बाद का हो रहा है। रूटीन इलेक्शन और कोविड के बाद के इलेक्शन में क्या अंतर है सर? अंतर 3-4 पहलुओं में है। जैसे पहला पहलू तो है कैंपेनिंग। कैंपेनिंग में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, इन सब की जरूरत बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी भी इन्फेक्शन जो है वो बढ़ रहा है, स्पाइक्स आ रहे हैं। जैसे अभी आया कि 17,000 केसेज आ गए, तो इस तरह से उसको ध्यान में रख के
कैंपेन कैसे किया जाए, इसके बारे में इलेक्शन कमीशन ने सारी पॉलिटिकल पार्टीज और अन्य स्टेक होल्डर से कंसल्ट करके अगस्त 2020 में निर्देश जारी किए थे कि कोरोना में इलेक्शन कैसे होंगे, कैंपेनिंग कैसे होगा, वोटिंग कैसे होगी, बूथ मैनेजमेंट कैसे होगा। वो सब विस्तृत निर्देश उन्होंने जारी किए थे सभी स्टेक होल्डर से चर्चा करके, और उन्हीं निर्देशों के तहत बिहार में जनरल इलेक्शन हुए, जिसमें किसी भी तरह से कोरोना का कोई भी दुष्प्रभाव सामने नहीं आया। इससे साफ है कि वो निर्देश कॉम्प्रिहेंसिव हैं, विस्तृत हैं, और उनकी अगर उनका पालन सुनिश्चित हो जाता है तो कोरोना से चुनाव जो है वो किसी भी तरह से प्रभावित ना तो करता है, ना किसी तरह से संक्रमण बढ़ाता है। जी, लेकिन सर हम देखते हैं सभाओं में तो भीड़ इतनी देखी जाती है, जबकि सोशल दूरी का ध्यान रखने की बात गाइडलाइन में है, लेकिन सभाओं में तो भीड़ नजर आती है सर, क्राउड नजर आता है। देखिए, क्राउड तो उसमें होगा, लेकिन ओपन स्पेसेस में क्या होता है, ये सभाएं ज्यादातर ओपन स्पेसेस में होती हैं। ओपन स्पेसेस में उतना रिस्क इसलिए नहीं होता क्योंकि डिफ्यूज हो जाता है सब ओपन स्पेसेस में। इसीलिए शादियों में भी अगर 800 का ओपन स्पेस है तो उसमें 400 लोग शिरकत कर सकते हैं, आधे लोग। तो इस हिसाब से देखा जाए तो दिक्कत ज्यादा नहीं है, अगर लोग मास्क लगाए हुए हैं तो कोई दिक्कत ज्यादा नहीं है। जी, रावत साहब, आप हमारे दर्शकों को ये समझाइए कि चरणों में चुनाव जो होते हैं, जो फेज में चुनाव होते हैं, उससे क्या फायदा होता है। बेसिकली चरणों में चुनाव कराने की मजबूरी इसलिए होती है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस सभी पार्टियां मांग करती हैं। जब इलेक्शन कमीशन राज्य को विजिट करता है तो सारे राजनीतिक दल इलेक्शन कमीशन से मांग करते हैं कि साहब यहाँ रूलिंग पार्टी और ये बहुत ज्यादा गड़बड़ करेंगे, इसलिए आप सब सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स हर पोलिंग स्टेशन पे लगाइए, और जब तक वो नहीं लगेगा हमें विश्वास नहीं होगा कि फेयर इलेक्शन हुए हैं। तो और मिलते कम है क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस अपने कई जगह ऑलरेडी लगे हुए हैं। जैसे बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ काफी कंपनियां लगी हुई हैं, जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर के लिए काफी कंपनियां सीआरपीएफ की लगी हुई हैं, इसी तरह से असम में सीएए के आंदोलन के कारण वहां लगे हुए हैं। तो ये सब जो है बटे हुए रहते हैं, और इलेक्शन के लिए अस्थायी तौर पर गृह मंत्रालय कुछ कंपनियां निकालकर इलेक्शन कमीशन को देता है। कोशिश ये होती है कमीशन की कि हमें ज्यादा से ज्यादा कंपनियां मिल जाएं तो हम कम से कम फेज में इलेक्शन करा सकें, लेकिन उतना नहीं मिल पाता है तो इसीलिए ज्यादा फेज में होता है। लेकिन इस बार कोई ज्यादा फेजेस नहीं है। जी, सर, अगर हम बात करें पिछला जो चुनाव हुआ था पश्चिम बंगाल में 2016 में, तो वो 7 चरणों में हुआ था, 7 फेज में चुनाव हुआ था। तब ममता बनर्जी को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन इस बार 8 चरणों में चुनाव है तो वो इसका विरोध कर रही है। इस विरोध के पीछे की वजह क्या आप मानते हैं रावत साहब? एक्चुअली क्या होता है, ये समझ पर निर्भर करता है। उनके वर्कर्स को लग रहा है कि ये 8 फेज में रहने से ज्यादा फोर्स रहेगा और हम लोग जो है कोई भी गलती अगर करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, या जो दूसरे पार्टी है उसको एडवांटेज मिल जाएगा, ये उनको शंका रहती है कि बहुत ज्यादा पुलिस बल लगा रहेगा हर पोलिंग स्टेशन पे। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये शंका उन्हें नहीं होनी चाहिए। जितना भी है सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जितना शांतिपूर्ण मतदान होगा उतना सबके फायदे का होगा, उतना ही पब्लिक की जो ओपिनियन है उसके अनुसार सरकार बनेगी। जी, वहीं सर दूसरी ओर बीजेपी के बारे में ये कहा जाता है कि बीजेपी हर चुनाव में जब वो जाती है तो हर चरणों में उनकी एक अलग रणनीति होती है, अलग चरण के हिसाब से ही वो अपनी स्ट्रेटेजी तैयार करती है। तो आप क्या मानते हैं, इससे उनको फायदा होता है क्या? बीजेपी इतनी सक्षम है कि हर चरण के हिसाब से वो रणनीति बनाती है और सफल होती है? देखिए, क्या है कि ये जो नई तकनीक और नई रिसर्च तकनीक का अभ्युदय हुआ है, इसमें बिग डेटा फर्म से बहुत कुछ बहुत आसानी से मालूम हो जाता है। मुझे तो एक उदाहरण मालूम है आज से करीब 7-8 साल पहले के चुनाव का, कि एक कैंडिडेट को पार्टी ने कहा कि आप इतने वोट से हार रहे हो इसलिए आप टिकट मत लो, लेकिन उन्होंने किसी तरह मैनेज करके टिकट ले लिया, और जब रिजल्ट आया तो वो उतने वोट प्लस माइनस 1%, बस 1% के अंतर से ही हारे। तो इससे साफ जाहिर है कि इन फर्मों के उदय होने से जो स्टैटिस्टिकल रिसर्च है, जो सेफोलॉजिकल सर्वेज हैं, इन सब का जो क्षमता है वो बढ़ी है, और इसीलिए सारी पॉलिटिकल पार्टियां इलेक्शन जीतने के लिए हर तरह की कोशिश करती हैं, इस तरह की रिसर्च का फायदा लेके हर फेज में अपनी रणनीति में थोड़ा बहुत बदलाव लाती हैं ताकि उसमें ज्यादा फायदा हो जाए। ये सब चीजें सभी पार्टियां करती हैं। जी,
रावत साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल और है कि पूरे देश में अलग अलग चुनाव होते हैं। कहा जाता है कि भारत में चुनाव चलता ही रहता है, तो वन नेशन वन इलेक्शन क्यों नहीं पॉसिबल ये सिस्टम हो पा रहा है? इसके फायदे क्या है और क्या नुकसान है? इस पर बहुत बहस हो गई है। 2015 में ही भारत सरकार ने इलेक्शन कमीशन से पूछा था कि वन नेशन वन इलेक्शन कराने में आपका क्या सुझाव है। इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि 52, 57, 62, 67 में वन नेशन वन इलेक्शन हुआ है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि ये असंभव है। अपने ही देश में 4 बार जनरल इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन के पैटर्न पर हुआ है। उसके बाद सिंक के बाहर चले गए कुछ विधानसभाएं, फिर बाद में लोकसभा का भी असमय विघटन हो गया। इस वजह से ये सिंक टूट गया और अब अलग अलग चुनाव होने लगे और पूरे 5 वर्ष चुनाव होते रहते हैं। इलेक्शन कमीशन ने अपने सुझाव में ये भी कहा था कि अगर आप अभी भी इनको फिर सिंक में लाकर फिर एक साथ चुनाव करवाना चाहते हैं तो कुछ संशोधन अमेंडमेंट्स संविधान में लगेंगे, कुछ संशोधन लोक प्रतिनिधित्व कानून में लगेंगे जो 1951 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसमें लगेंगे, कुछ लॉजिस्टिकल इश्यूज होंगे जैसे नंबर ऑफ ईवीएम ज्यादा लगेंगे क्योंकि सारे इलेक्शन एक साथ कर रहे हैं तो सारे इलेक्शन के लायक ईवीएम चाहिए। अभी क्या होता है कि आधे ईवीएम से ही काम चल जाता है क्योंकि अभी 5 इलेक्शन है, फिर अगले साल 5 इलेक्शन होंगे तो उनमें उन्हीं से इधर उधर घुमा के इलेक्शन करा लिए जाते हैं, तो उनकी संख्या ज्यादा बढ़ानी होगी। और तीसरी चीज है पोलिंग पर्सनल और सिक्योरिटी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, इन सब की संख्या की ज्यादा जरूरत होगी। ये सब अगर आप उपलब्ध करा दें अमेंडमेंट करने के बाद तो इलेक्शन कमीशन को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है वन नेशन वन इलेक्शन कराने में। जी सर, ये जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम, पुडुचेरी, और इन सब में आप क्या मानते हैं कौन सा सेंसिटिव राज्य है और कितनी यहाँ पर ज्यादा चुनौती होगी? क्या कोई एक्स्ट्रा रणनीति अख्तियार की होगी इलेक्शन कमीशन ने किसी राज्य के लिए इन 5 राज्यों में से? इनमें देखिए तमिलनाडु और पुडुचेरी जो है वो अब्यूज ऑफ मनी के लिए प्रसिद्ध है, बहुत ज्यादा होता है। ओके। पैसे का अत्यधिक दुरुपयोग यहाँ पर देखा गया है और इलेक्शन कमीशन ने जब मैं वहां पर था तो विधानसभाओं के इलेक्शन जो है वो काउंटरमांड कर दिए थे कि हम यहाँ चुनाव नहीं कराएंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा पैसा बांटा गया है जी, और उनको फिर 6 महीने बाद कराया था। इसी तरह से एक बाई इलेक्शन में भी वहां देखा गया कि एक विधानसभा क्षेत्र में 89 करोड़ बंटने का एविडेंस मिल गया, अकेले एक विधानसभा क्षेत्र में। उसको भी काउंटरमांड कर दिया था इलेक्शन कमीशन ने और कहा था कि भाई ये चुनाव हम अभी नहीं कराएंगे क्योंकि पैसे के दुरुपयोग के कारण यहाँ वातावरण दूषित हो गया है। फिर उसको 6 महीने बाद कराया। तो इन 2 जगह एक तो पैसे के दुरुपयोग की ज्यादा शिकायत रहती है। केरल के नॉर्थ पार्ट में थोड़ा सा कम्युनल इश्यू ज्यादा रहता है। वेस्ट बंगाल में पूरे एरिया में हिंसा का बहुत वो रहता है क्योंकि एक हिस्ट्री बनी हुई है कि न केवल कैंपेन के दौरान बल्कि इलेक्शन के दौरान और इलेक्शन के बाद भी जहां उनके वर्कर से सोचते हैं कि हम अपने हिसाब से काम नहीं कर पाए और दूसरी पार्टी ने कर लिया है, वहां उनकी जो गुस्सा है वो आगजनी, पिटाई, लूटमार इस पर निकलती है और इससे हिंसा की घटनाएं बहुत होती हैं और इलेक्शन कमीशन को उस समय भी ध्यान रखना पड़ता है। इस बार इलेक्शन कमीशन ने इन सब पहलुओं को ध्यान में रखा है और उसी हिसाब से 8 फेजेज में चुनाव कराने की बात की है। सारी व्यवस्थाएं मुझे लगता है चाक चौबंद है और बहुत अच्छी तरह से समीक्षा करके इलेक्शन कमीशन ने ये तय किया है। बिल्कुल सर, आखिरी प्रत्याशियों के लिए और वोटर के लिए क्या आप 2 टिप्स देंगे? वोटर्स के लिए तो मेरा टिप यही है कि इस कोरोना काल में इलेक्शन कमीशन के जो भी निर्देश हैं उनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करते हुए ही वो अपने मतदान करने जाएं, मतदान करें और प्रजातंत्र या लोकतंत्र में अपनी आस्था पुनः प्रकट करें क्योंकि उनके वोट से ही उनकी सरकार बनती है और उनके वोट से बनने वाली सरकार ही उनका भला कर सकती है। अगर किसी और तरीके से सरकार बन जाती है तो वो उनका भला नहीं करेगी। दूसरा जो कैंडिडेट्स और पार्टीज हैं उनके लिए भी मैं ये कहना चाहूंगा कि उनको एक तो कोरोना के संबंध में जितनी भी सावधानियां बरतने की बात इलेक्शन कमीशन ने अपनी गाइडलाइन में कही है वो उनका पालन ना तो केवल खुद करें बल्कि इंश्योर करें कि हर पोलिंग बूथ पर इनका पालन अच्छी तरह से हो, हर पब्लिक मीटिंग में, कैंपेन इवेंट्स में, सब में इनका पालन हो, लोग मास्क लगाएं
और सुरक्षित रहें। दूसरा, किसी भी तरह की हिंसा करने से हमारे इलेक्शंस जो कि पूरे विश्व में गोल्ड स्टैंडर्ड के रूप में जाने जाते हैं, उन पर एक तरह से काला टीका लगता है। उसको अवॉइड करने की कोशिश करें, जिससे कि पूरे विश्व में ये फिर से एस्टेब्लिश हो कि भारत सरकार का निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग चुनाव जो है न केवल निष्पक्ष और शांतिपूर्ण करा सकता है, बल्कि हर बार और बेहतर तरीके से चुनाव उपलब्ध करा सकता है। बिल्कुल सर, तो यही है कि कोरोना काल में लोगों को ये ध्यान रखना होगा, जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना होगा और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ने जो है तमाम व्यवस्था कर चुके हैं वो, और सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। बहुत बहुत शुक्रिया ओपी रावत साहब, आपने एशिया नेट न्यूज हिंदी के लिए वक्त निकाला। धन्यवाद। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और हमारे चैनल एशिया नेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।